नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। साइंस और मैथ के 5-5 प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व हो चुके हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं इनके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी अपलोड करा दीजिए। तो मैंने एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसमें इन क्वेश्चनों को अपलोड कराना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हैं इनको अपलोड करा दिया जाएगा, जो कि आपको फुल लेंथ टेस्ट के साथ फ्री रहेंगे। अभी 8 आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं इनको भी धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो उन सबको एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है और टेस्ट भी वहाँ पर डलना स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से उसे आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के सबसे पहले प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या फिर इन विकल्पों से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जो आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी इस सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, तो सी वाला इसका आंसर होगा। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। प्लासी की लड़ाई आपकी कब हुई थी? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण इनकी हार हुई थी। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया, उसी के बाद मीर जाफर को यहाँ पर अगला नवाब बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की बात की जा रही है। विलियम जोन्स, एओ ह्यूम, राजा रवि वर्मा या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर क्या है? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर अगर आप देखें, विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के समय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक था, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, अंतिम मुगल शासक था, मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बहादुर शाह आपका अंतिम मुगल शासक था। इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। तो यही वो शख्स थे जिनको रंगून जेल में बंद किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा? यहाँ पर कौन सी धातु आपकी हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इसका आंसर होगा आपका लोहा, क्योंकि लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। अगर आप यहाँ देखें, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक थे, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या फिर भगवान महावीर? तो इसका सही आंसर क्या है? देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक का। अशोक पर कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आप यहाँ देखें, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मस्की, गुर्जरा और ये सारे आपके लेख हैं जिनमें इनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? नगदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों को बोना, एक वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों को बोना, पशुपालन और कृषि करना? तो मिली जुली खेती का मतलब होता है पशुपालन के साथ कृषि करना। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, मिली जुली खेती या मिश्र खेती में कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या फिर दूध उत्पादन व्यवसाय को भी सम्मिलित किया जाता है। मिश्र खेती में पशुपालन एवं फसल उत्पादन एक दूसरे के सहायक उद्यम होते हैं, तो दोनों को मिलाकर ही मिली जुली खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? NCAER, CSO, NSS, RBI? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय के आकलन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो CSO क्या करती है? आपके राष्ट्रीय आय का आकलन करती है।
अगर आप यहाँ देखें, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की जिम्मेदारी सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तो जोवियन ग्रह इनमें से कौन सा नहीं है आपका, बुध, वरुण, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें से बुध आपका जोवियन ग्रह नहीं है। अब कौन कौन से आपके जोवियन ग्रह होते हैं और स्थलीय ग्रह कौन से होते हैं। आंतरिक या फिर स्थलीय ग्रह आपके एक ही कहलाते हैं। तो स्थलीय ग्रह आपके कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये आपके आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। बाहरी ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर वरुण। तो ये आपके क्या हैं, 4 यहाँ पर बाहरी ग्रह या फिर जोवियन ग्रह हैं और 4 आपके आंतरिक और स्थलीय ग्रह हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। इन पर कई बार क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इनमें से कौन सा बाहरी ग्रह है, 3 नाम आपको ये दे देंगे और एक नाम इन 4 में से आपको दे देगा। तो ये 4 आपके नीचे वाले बाहरी ग्रह हैं और ऊपर वाले आपके आंतरिक ग्रह हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का फुल फॉर्म है का मुख्यालय कौन से देश में स्थित है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर फिलीपींस। तो ये कहाँ पर है आपका, फिलीपींस में स्थित है। अगर आप यहाँ देखें, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1942, 3 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1945 या फिर 26 जून 1945। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर आगे आप देखें, संयुक्त राष्ट्र जिसे शॉर्ट में यूएन कहा जाता है की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना इसका काम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, आयात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन, निर्यात और आयात में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुद्रा अवमूल्यन की बात की जा रही है, इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, पहला वाला इसका आंसर है। अगर आप यहाँ देखें, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो आपका तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, कोंकण, पूर्व तट, कोरोमंडल या फिर मालाबार तट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आगे आप देखें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, मृदा की लवणता मापी जाती है आर्द्रता मापी से, चालकता मापी से, साइक्रोमीटर से या फिर वृद्धि मापी से। तो मृदा की लवणता किससे मापी जाती है, आपकी चालकता मापी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मृदा में लवणता की मात्रा पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साइक्रोमीटर आपका क्या है, आर्द्रता मापी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, सूर्य ताप से, चालन से, विकिरण से या फिर संवहन से। तो आपकी गर्मी वायुमंडल में कहाँ से आती है, ये विकिरण से आती है। इसका क्या कारण है, अगर आप यहाँ देखें, पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, से पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यही ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी पार्थिव विकिरण प्रक्रिया कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, बेंगलोर में, हैदराबाद या फिर श्रीनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेंगलोर में आपकी सिलिकॉन वैली स्थित है। अभी सिलिकॉन वैली क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ बनाने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला। इस संदर्भ में भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है, तो इसी के नाम पर यहाँ पर भारत में भी इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा आपकी क्या करती है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पर अगर आप देखें, विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के फांसीवाद की राजनीति का सिद्धांत शुरू हुआ था? तो ये कौन से देश में स्टार्ट हुआ था आपका? जापान, रूस, इटली या फिर चीन? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ये इटली में आपका स्टार्ट हुआ था फांसीवाद का सिद्धांत। अगर आप यहाँ देखें, फांसीवाद या फिर फॉसिज्म इसको कहा जाता है। इटली में मुसोलिनी द्वारा संगठित राजनीतिक आंदोलन था जो इटली में वर्ष 1919 में प्रारंभ हुआ था। तो किसके द्वारा संगठित था? मुसोलिनी। इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और 1919 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के जो भी आपके हिस्से हैं वो कौन कौन से देश से किस हिस्से को लिया गया है, इन पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबको आप देख कर जाएंगे। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। ये पार्ट कौन से संविधान से लिया गया था आपका? आयरलैंड से। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है। तो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो ये बाकी चीजें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यक के हितों की बात की जा रही है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 32? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29 में। यहाँ पर आगे आप देखें, संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है आपका? विक्रय कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर या फिर धन कर? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है। तो धन कर आपका कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। और बाकी आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। अगर आप यहाँ देखें, धन एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर विधान है जो 1 अप्रैल 1957 को अस्तित्व में आया। धन कर का उद्ग्रहण संपत्ति के स्वामित्व के प्राप्त लाभों पर किया जाता है, जबकि विक्रय कर, उत्पाद कर तथा मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन पर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये थे आपके सामाजिक विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो वहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाएंगे और इनको मैं टेस्ट सीरीज में भी अपलोड करा दूंगा, जो कि आपको फुल लेंथ टेस्ट के साथ फ्री मिलेंगे। तो वहाँ पर भी जाकर आप इन्हें देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक इसका आकलन आपका नहीं हो पाएगा। और टेस्ट सीरीज में लगातार आपको 100 क्वेश्चन एक साथ करने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो कई बार तैयारी होने के बाद भी अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेज करने के लिए और अच्छे लेवल के 100 क्वेश्चन एक साथ लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको टाइम में दिक्कत आगे आ सकती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।